तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। अब ज़्यादा गचड़िया ना करते हुए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये कक्षा 9वीं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 का तीसरा प्रश्न है। तो पहले तो पढ़ो प्रश्न। प्रश्न भी बहुत कुछ बोलता है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ ये बात। ठीक है, तो प्रश्न को थोड़ा सा समझना सीखो, क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न भी कुछ कहता है, आपको याद होगा, याद है कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। आपको ये याद है कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। अच्छा अच्छा, वो ब्रैकेट में लिखा है। तो आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। पाई क्या होता है? वृत्त की जो परिधि बटे वृत्त का व्यास, यही तो पाई होता है। ठीक है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। इनने परिधि को सी माना है और व्यास को डी माना है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? मतलब हम जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि उसका जो मान होता है वो अनंत तक जाता, कभी खत्म नहीं होता। तो अपरिमेय है, बिल्कुल अपरिमेय है। लेकिन जब वो ये बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि जब हम इसको सी बटे डी के रूप में लिख रहे हैं और बटे बटे के रूप में किसको लिखते हैं? परिमेय संख्या को। हुआ ना लफड़ा? ठीक है, ये हुआ लफड़ा अब कि भाई साहब, पाई तो जो है वो अपरिमेय होती है, क्योंकि इसका मान 3.14 और डैश डैश एंड सो ऑन, मतलब अनंत तक जाता है। लेकिन इसमें वो ये बोल रहे हैं कि पाई को हम सी बटे डी के रूप में लिख रहे हैं, या पाई को हम 22/7 के रूप में लिखते हैं। ये तो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त है, मतलब ये तो परिमेय है। तो क्या ये इस बात का अंतर्विरोध नहीं करता कि ये एक अपरिमेय संख्या है? मतलब ये है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो सी बटे डी है, क्या इस चीज का विरोध नहीं कर रहा है? अंतर्विरोध मतलब अंदर ही अंदर विरोध करना, अंदर ही अंदर दुश्मनी पैदा करना। भाई सामने से कुछ नहीं बोलना, लेकिन एक दूसरे से कहे ये तो ऐसा है, कहे तो वही अंतर विरोध करता है क्या? इस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझो। तो उनने जो बोला है पहले वो कर लो अपन। ठीक है, उनने ये बोला है कि मान लीजिए वृत्त की परिधि सी, तो हम बोलेंगे माना वृत्त की परिधि बराबर सी और वृत्त का व्यास बराबर डी। ठीक है, तो जैसा उन्होंने बोला वैसा हमने यहाँ लिख दिया। तो पाई की वैल्यू क्या होगी? तो पाई की वैल्यू होगी यहाँ पर सी बटे डी। ठीक है, थोड़ा चित्र से समझो। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेना है आपको। ठीक है, मैंने तो एक थाली प्लेट रख के अच्छा गोल सर्किल बनाया है, मस्त लग रहा है, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल गोल। ठीक है, इसका ये सेंटर है। ठीक है, और ये जो इसकी जो वृत्त की जो ये लाइन दिख रही है ना लाल कलर की, अब दिख रही है कैमरे में, मुझे लगता है दिख रही होगी क्लियर। तो ये जो लाल कलर की जो लाइन दिख रही है, ये होती है वृत्त की परिधि। इसको हम मान लो सी। क्या मान लिया मैंने? सी। और ये होता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास मतलब जो वृत्त को वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और परिधि को टच करता हुआ, मतलब वहीं टच करता है, सीधी बात। ठीक है, तो ये होता है वृत्त का व्यास, और इसको मान लो क्या? डी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वृत्त का व्यास डी है और वृत्त की परिधि सी है। तो उन्होंने बोला कि पाई क्या होता है? तो पाई वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, अब देखो एक हिसाब से देखो तो पाई बराबर, अब जिन लोगों ने पहले पढ़े होंगे व्रत, तो उनको ये जरूर याद होगा कि व्रत की परिधि 2 पाई आर होती है। क्या होती है व्रत की परिधि? 2 पाई आर। ये होती है व्रत की परिधि। और व्रत का जो व्यास होता है वो परिधि वो त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना। तो त्रिज्या हम आर को बोलते हैं, तो ये होता है अपना 2 आर। ठीक है, यहाँ देखो भैया, आर से आर तो कट गया और 2 से 2 भी कट गया। तो यहाँ पर जो पाई है वो पाई के बराबर क्या आ रहा है? पाई ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमें क्या है, ऐसा महसूस होता है कि ये इसका अंतर्विरोध करता है। मतलब हमें दूर से लगता है कि ये दोनों मिलके इसकी बुराई करते हैं, लेकिन ये बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि हम
जब भी किसी स्केल से या किसी लंबाई नापने की चीज़ से नापेंगे तो हमारे पास भाई अपरिमेय संख्या तो आएगी नहीं। ठीक है भाई, स्केल में कोई अपरिमेय संख्या तो होती नहीं, आएगी तो परिमेय संख्या। तो समझो थोड़ा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में इतना तो आपको भाई सॉल्व करना है कि पाई बराबर यहाँ पाई आ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ये 1, 2, 3, 4 लाइन ये थोड़ी-सी लिखनी है, इनको भी मन से नहीं लिखना है, समझ के लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिख दिया वो, ठीक है? अपने मन से समझ लो, फिर लिख सकते हो अपने शब्दों में। मैंने क्या लिखा, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। मैंने लिखा क्या, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से चैप दिया यहाँ, ठीक है? इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। तो अब भी हमने सिद्ध किया कि इसका अंतर्विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या अन्य किसी युक्ति से लंबाई नापते हैं, तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। तो देखो, इसमें आपको कुछ शब्द हैं। एक तो अंतर्विरोध, ठीक है? थोड़ा लाल कलर का ले लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा अंडरलाइन करने में। हुँ। तो एक शब्द यहाँ पर है अंतर्विरोध। तो अंतर्विरोध का मतलब बता चुका हूँ, अंदर ही अंदर विरोध करना, ठीक है? तो हमने अब भी बताया कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है? स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई नापते हैं, तब आपको एक सन्निकट, तो एक शब्द है ये सन्निकट। सन्निकट का मतलब होता है किसी चीज़ के निकट, ठीक है? सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, मतलब परिमेय के निकट मान प्राप्त होता है, ठीक है? तो जो कि एक परिमेय है, अपरिमेय मान हमें वहाँ प्राप्त नहीं होता। भाई नाप के देख लेना स्केल से, जब स्केल से नापते हैं तो उसमें ये मिलीमीटर होते हैं, नंबर होते हैं, कोई अपरिमेय संख्या तो आएगी नहीं कि भाई साहब ये मिलीमीटर 1, 2, 3, अब यहाँ बीच के तो आएँगे नहीं कि 1.3, 2, 4, 5, ये तो आएँगे नहीं ना। तो हमें ऐसा महसूस होता है, ठीक है? अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है। मतलब ये हम अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी और डी अपरिमेय है, क्योंकि हम उनकी लंबाई को स्केल से नाप देते हैं या किसी और चीज़ से नाप देते हैं, जिसमें हमें जो मान प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या के रूप में होता है। तो भाई साहब सीधी-सी बात ये है भैया कि ये इसका अंतर्विरोध किसी प्रकार से नहीं करता है, ये सिर्फ़ हमें महसूस होता है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहे थे कि इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इस अंतर्विरोध का निराकरण हम इस प्रकार करेंगे और आप लोग भी इस प्रकार करेंगे। अब रही इस लाइन की बात, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, मेरे शब्द देखो कि इस देखो कुछ तो उसके शब्द लेने पड़ेंगे, ठीक है? तो हम लिखेंगे यहाँ कि यहाँ पर जो सी और डी यानी परिधि और व्यास, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिधि और व्यास हैं वो इस चीज़ का अंतर्विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो लंबाई नापते हैं तो वो हम या तो स्केल से या किसी अन्य लंबाई नापने के साधन से नापते हैं, जो कि परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इस वजह से हम ये अनुभव नहीं कर पाते हैं, या इसकी जगह लिख सकते हैं, अतः हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने स्केल से नापा। तो ये जो लाइन मैंने अपने मुखाग्र से बोली है, उसको आप लिख सकते हो, या आपके मन में जो भी लाइन चल रही हो, इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये भाई साहब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं दूर हो जाता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? और सर्किल आपको प्रकाल से बनाना है, नहीं तो थाली कटोरी ले जाओ और फिर वहाँ बनाने लगो। ये तो बोर्ड है तो मैंने बना दिया, ठीक है? तो ये रहा आपका बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको लगता है किसी को ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करिए। लोगों की मदद करिए यार, थोड़ा मदद करना सीखिए कि भाई सर अच्छा यदि पढ़ा रहे हो तो शेयर कीजिए, नहीं पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो बोलता हूँ डिसलाइक का बटन होता है वो भी दबा दीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा हो। तो अगला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।